नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों ज़ोरों से कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ये पीपीटी तैयार की गई है। इसमें से वो सभी तथ्य हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। देखिए, यूरोपीय कंपनियां पहले से ही भारत में थीं। बात समझिए, जो कहते हैं ना कि पुर्तगाल ने भारत की खोज की, ऐसा नहीं है। यूरोपीय कंपनियां भारत में पहले से ही व्यापार कर रही थीं, लेकिन कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो जाने के कारण वह रास्ता स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब व्यापार करने में दिक्कत आई। जब व्यापार करने में परेशानी आई तो सोचा यूरोपीय लोगों ने कि अब भारत से व्यापार कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने समुद्री मार्ग का रास्ता लिया। जब समुद्री मार्ग का रास्ता लिया तो वो समुद्री मार्ग किसी को पता तो था नहीं कि कहाँ से कहाँ जाता है। कहते हैं ना कि अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज हुई। खोज नहीं, ये जो भारत से पहले से ही व्यापार होता था, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज की है किसने? वास्को डी गामा ने। कब की है? 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो ये घूमते घूमते जब समुद्री मार्ग से आया तो केपटाउन होते हुए ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। चलिए मैं उसी एक भूमिका को साथ में लेकर के चलता हूँ कि पहले कौन कौन आया है भारत में व्यापार करने के लिए। तो देखिए, पहले आया है सबसे पहले पुर्तगाल 1498 ईस्वी में। इसके बाद आया है डच। डच के बाद में आया है अंग्रेज। अंग्रेज के बाद में आया है डेनिश, और डेनिश के बाद में आया फ्रांसीसी। दोस्तों, ये क्रम पूछ लिया जाता है आपका कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाल जो है 1498 ईस्वी में आया, और डच आया है 1605 ईस्वी में, अंग्रेज आए हैं 1608 ईस्वी में, डेनिश का आगमन हुआ है 1620 ईस्वी में, और फ्रांसीसी का आगमन हुआ है 1668 ईस्वी में। ये तो आगमन की बात की है। और इन कंपनियों ने जब अपनी स्थापना की तो सबसे पहले स्थापना होती है किसकी? स्थापना होती है पुर्तगाल की। पुर्तगाल की कंपनी का क्या नाम था? एस्मादो दा इंडिया। ठीक, पूछ लिया जाता है एस्मादो दा इंडिया किसकी कंपनी का नाम है? तो वो कंपनी है पुर्तगाल की 1498 ईस्वी में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है? 1600 ईस्वी में। ठीक, देखिए आगमन का क्रम, पहले पुर्तगाल आए थे, इसके बाद डच आए, अंग्रेज, फिर इसके बाद डेनिश, डेनिश के बाद आए फ्रांसीसी। लेकिन वहीं अगर स्थापना की बात कर ली जाए तो स्थापना में पहले आए, स्थापना पहले पुर्तगालों ने अपनी कंपनी स्थापित की जिसका नाम है एस्तादो द इंडिया, जो कि 1498 ईस्वी में हुई। वहीं दूसरी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। तीसरा है डच बेरेंगेंदे ओस्ट इंडिया लिमिटेड, जिसे कहा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये नाम पूछ लिया जाता है कभी कभार। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं, जब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई है। इसके बाद में कंपनी देम इंदेम ओरिएंटलेस, ये फ्रांसीसी कंपनी का नाम है, जो कि 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आगमन जो हुआ है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। स्थापना की बात कर लें तो पहले पुर्तगाल, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं और आने की संभावना भी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की। मैं एक एक चीज़ों को एक एक बिंदु के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो कि एक है, पुर्तगाल सबसे पहले आए, सबसे पहले और सबसे बाद में गए, सबसे बाद में गए पुर्तगाल। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब ये आए तो 1498 ईस्वी में आया कौन? वास्को डी गामा। गए कब? 1961 ईस्वी में। ठीक, इन्होंने जब आए तो इन्होंने पहली अपनी जो व्यापारिक कोठी केंद्र बनाया तो कोचीन में बनाया। कोचीन कहाँ? केरल में। ठीक, 1503 ईस्वी में। दोस्तों, जब पुर्तगाल आया, मतलब वास्को डी गामा आया, तो वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा तो वहाँ पर कालीकट का राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया
और क्वेश्चन बनता है कि विरोध किसने किया, तो आपका अरबी लोगों ने उसका विरोध किया। चलिए बढ़ लेते हैं। जब वास्को ड गामा ने अपनी पहली फैक्ट्री जो कि कोचीन में स्थापित की 1503 ईस्वी में, वहीं मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद कौन आया, डच आए। तो डचों ने अपनी कब की, 1516 ईस्वी में। कहाँ पर, पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में आए थे, उन्होंने स्थापना की 1611 ईस्वी में। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। देखिए डच और अंग्रेजों ने दोनों ने कहाँ पर पहले की थी, मसूलीपट्टनम में। बात समझिएगा, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपनी जो कंपनी थी मसूलीपट्टनम में अस्थायी रूप से 1611 ईस्वी में स्थापित की। क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी कंपनी कहाँ स्थापित की, तो वो हो जाएगा आपका सूरत। लेकिन अस्थायी और स्थायी जब लगा दिया जाए तो आपको समझना होगा अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। और जब पूछा जाए कि स्थायी रूप से, पूर्ण रूप से, उन्होंने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी क्रम में मैं देख लेता हूँ फ्रांसीसी। जब फ्रांसीसी का आगमन हुआ 1668 ईस्वी में, तो उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की, सूरत में। ठीक है दोस्तों, जब सूरत में ये उन्होंने फैक्ट्री कब स्थापित की, 1668 ईस्वी में। वहीं जब तीसरे नंबर पर डेनिश आता है, तो डेनिश ने अपनी 1620 ईस्वी में स्थापित की है। कहाँ पर, श्रावणकोर में। ठीक, श्रावणकोर में उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। देखिए अब यहाँ का आपका क्वेश्चन बनता है, एक एक क्वेश्चनों को देख लेता हूँ। तो कहा जाता है कि पुर्तगाल ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, तो वो है आपकी कोचीन में। इसके बाद डच आता है। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में, ठीक, और स्थायी रूप से अगर पूछा जाए तो सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की थी। डेनिश की बात कर लेता हूँ। डेनिश ने जो 1620 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की, श्रावणबार में, श्रावणकोर में। ठीक है दोस्तों, यहीं पर फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री को सूरत में स्थापित किया। ठीक दोस्तों, ये बिंदु आप लोगों को समझ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो शायद है कि आपका बेस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। स्किप मत कीजिएगा, देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेता हूँ मैं। पुर्तगाल, जो पुर्तगाल थे, मैं एक एक करके सभी, पहले पुर्तगाल की बात करूँगा, फिर डच की बात करूँ, डच के बाद में अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर इसके बाद में फ्रांसीसी की बात करूँगा। ठीक, सबसे पहले पुर्तगाल आए और सबसे बाद में गए। मैंने अभी बात ये बोली थी आपसे, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण में वहाँ पर एक वैज्ञानिक प्राकृतिक रूप से जो श्रेय देता था, कौन था, पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर जो था, वहाँ का राजकुमार था। उसने पहला प्रयास किया था कि मैं भारत की खोज समुद्री मार्ग से करूँगा। उन्होंने अपना एक कैंडिडेट या एक व्यक्ति भेजा जो था बार्थोलोमेव डियास। 1487 ईस्वी में प्रथम प्रयास किया था किसने, हेनरी द नेविगेटर ने इसे भेजने का। वो केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, वहाँ तक आया और वहाँ से वह वापस लौट गया। उसको भारत की जानकारी नहीं मिली। इसके बाद में जब हेनरी द नेविगेटर ने दूसरा प्रयास किया, कब किया, 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भेजा। कहाँ भेजा, वास्को डी गामा को भारत के लिए रवाना किया। तो उसने केप ऑफ गुड होते हुए, जो कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, उस होते हुए कालीकट स्थान पर पहुंचा, या कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। देखिए एक भूमिका समझते चलिएगा कि जो पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर ने पहले प्रयास में बार्थोलोमेव डियास को भेजा 1487 ईस्वी में, लेकिन वह भारत ना आ सका। वह अफ्रीका के दक्षिणतम पॉइंट केप ऑफ गुड होप तक आया। इसके बाद में जब उसको असफलता मिली तो हेनरी द नेविगेटर ने द्वितीय प्रयास में 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भेजा। और वास्को डी गामा जब आया तो केप ऑफ गुड होते हुए, जो कि दक्षिणी पॉइंट है अफ्रीका का, वो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा।
मतलब भारत में आया। जब भारत में आया तो वहाँ पर उसका स्वागत जो है किसने किया? जमोरिन ने किया, जो कि वहाँ का एक राजा था। उसकी एक सहायता किसने की? पूछा जाता है कि वास्को डी गामा की सहायता किसने की? तो है गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी ने इसकी सहायता की। और किसने? अरबी लोगों ने इसका विरोध किया। दोस्तों आगे बढ़ लेता हूँ। पुर्तगाली जब आए तो शासन का भारत में उसने विस्तार किया। तो विस्तार किस तरीके से किया भाई? आए थे व्यापार करने के लिए और उन्होंने इतना मुनाफा कमाया, इतना मुनाफा कमाया कि उन्होंने भारत छोड़ने का मन ही नहीं किया। वह भारत से सामान खरीदते थे, मसाला खरीदते थे और यूरोप में जाकर के 60 गुना के दाम में उसको बेचते थे। भूकंप को समझते चलिए दोस्तों। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको अवगत कराता चलूँगा कि पुर्तगाल, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज के बाद डेनिश और फ्रांसीसियों ने भारत पर किस तरीके से राज किया है। एक व्यापार के माध्यम से आए और उन्होंने भारत को पूरा तहस नहस करके अपने चंगुल में फंसा लिया। पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार होता है। तो विस्तार किस तरीके से होता है? तो उसने अपनी कंपनी एक बनाई। कंपनी का नाम है एस्तादो दा इंडिया, जो कि है 1498 ईस्वी में। उसने अपने पहला केंद्र जो बनाया वो कि कोचीन में बनाया, केरल में बनाया। द्वितीय केंद्र उसने बनाया कन्नूर, केरल में। दोनों ही ये कहाँ पर है? मालाबार के तट पर स्थित है। पहला उसने बनाया कोचीन में, दूसरा बनाया कन्नूर में। और इसका गवर्नर था, प्रथम गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा। डी अल्मीडा को प्रथम गवर्नर बनाया गया। पूछा जाता है कि पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन है? तो है आपका डी अल्मीडा। अल्मीडा को पहला गवर्नर बनाया गया। जब ये कंपनी स्थापित हुई या जब ये पुर्तगाल वास्को डी गामा भारत की तरफ रवाना हुआ तो उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था? मैनुअल प्रथम था। मैनुअल प्रथम और उसी का बेटा राजकुमार, जो कि हेनरी द नेविगेटर, जिसने पहला और दूसरा प्रयास किया किसको? वास्को डी गामा को भेजने के लिए। ठीक वहीं अगर कहा जाए कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो भारत में दिल्ली सल्तनत पर किसका राज था? तो दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का राज था। सिकंदर लोदी वहाँ पर शासन कर रहा था। और दक्षिण में अगर बात की जाए तो विजयनगर में किसने? नरसिंह राव द्वितीय, जो कि सालुब वंश का था, वो राज कर रहा था। गुजरात में बात कर लेते हैं तो गुजरात में महमूद बेगड़ा ये शासन कर रहा था। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेता हूँ मैं धीरे धीरे इन बिंदुओं को। जब वास्को डी गामा आया तो वास्को डी गामा, एक पूछा जाता है कि वास्को डी गामा ने किस जहाज से अपनी यात्रा को अंजाम दिया था? तो वो है साओ ग्रेवियल। साओ ग्रेवियल उसके जहाज का नाम था, जो कि केप ऑफ गुड होते हुए गुजरात से और 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां पर कालीकट का शासक जो था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया। पूछा जाता है कि जब पुर्तगाल अर्थात वास्को डी गामा भारत आया तो कालीकट का शासक कौन था? तो वो था आपका जमोरिन। अरबी व्यापारियों ने विरोध किया किसका? वास्को डी गामा का। जब वास्को डी गामा आया तो वह एक आया था व्यापार के उद्देश्य से कि मुझे भारत में व्यापार करना है। तो दोस्तों काली मिर्च के व्यापार से उसे 60 गुना मुनाफा होता था। देखिए वह है अपने देश से काली मिर्च या मसाला खरीद करके और व्यापार में जब बेचता था तो उसे 60 गुना मुनाफा होता था। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। जब आगे एक बार आया 1498 ईस्वी में, दूसरी बार ये 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आया। पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया? तो 1502 ईस्वी में आया और प्रथम फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित की। मैं बता चुका हूँ। तीसरी बार कब आया? तो तीसरी बार आया है कब? 1524 ईस्वी में। दोस्तों कब आया ये? 1524 ईस्वी में आया तीसरी बार। सॉरी, देखो पहली बार कब आया? 1498 में। दूसरी बार आया 1502 में। तीसरी बार आया 1524 में। आप लोग याद करिएगा कि ये तीनों बार जब आया तो इसकी मृत्यु जो है ये अक्टूबर में आया तीसरी बार और ये दिसंबर में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? कोचीन में। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाल है जिसकी कोचीन में ही मृत्यु हो गई थी। चलिए वास्को डी गामा से संबंधित सभी तथ्य मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे बढ़ लेता हूँ। आगे बढ़ता हूँ
कि प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, प्रमुख पुर्तगाली जो गवर्नर थे, तो मैं इनको एक एक कर विस्तार से बात कर लेता हूँ। सॉरी, वास्को डी गामा पहला था, वास्को डी गामा जिसे कहते हैं प्रथम गवर्नर। प्रथम गवर्नर, ये प्रथम गवर्नर था। ये इसका आगमन होता है 1505 ईस्वी में, और इसने नीले जल के या शांत जल की नीति अपनाई। पूछा जाता है कि नीले जल की नीति किसने अपनाई, तो वो है पुर्तगाल का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को लिखा है ना, तो ये मत समझना कि ये फ्रांस का था, नहीं, ये पुर्तगाली था। सॉरी, अगले बढ़ता है। तो इस दूसरे नंबर पे जो बनता है द्वितीय गवर्नर, वो है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये द्वितीय गवर्नर था। इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का माना जाता है। इसने गोवा के शासक यूसुफ शाह से गोवा को छीन लिया, युद्ध में जीत लिया और कोचीन को केंद्र बनाया। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। पूछा जाता है कि भारतीयों के साथ विवाह की नीति किसने अपनाई, तो वो है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए। और इसने सती प्रथा का भी प्रयास किया, सती प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास किया। कौन? अल्बुकर्क ने। देखिए, अल्बुकर्क के कितने पॉइंट हो गए हैं। एक तो उसने महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, और सती प्रथा के साथ में सती प्रथा रोक पर प्रयास भी किया इसने। ठीक है दोस्तों, यहाँ और पहले में क्या था, जो अल्फांसो डी अल्मीडा था उसमें था नीले जल की या शांत जल की नीति का उसने नीति अपनाई थी। वहीं तीसरे की बात कर लेता हूँ। तीसरा जो गवर्नर था वो है आपका नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो कि गोवा को राजधानी बनाया था उसने। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। हुगली में सेंट थॉमे में बस्ती बनाई। हुगली व सेंट थॉमस में जब बस्ती बनाई तो बसीम व द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसने बसीम और अन्य द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेता हूँ। इन बिंदुओं को समझते हुए भारत में जब पुर्तगाल आए तो उन्होंने अपने भारत के लिए क्या क्या योगदान दिया, जो कि भारत अवगत नहीं थे। पुर्तगालियों के व्यवहार से, पुर्तगालियों के खान पान से, पुर्तगालियों के रहन सहन से, पुर्तगालियों की चीज़ों से, कई चीज़ों से भारत अवगत नहीं था। उन चीज़ों से उन्होंने अवगत करवाया। जैसे कि मैं एक एक एग्जाम्पल को देख लेता हूँ। क्या है कि सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का जो कहाँ पर हुआ, वो है गोवा में। किसने प्रारंभ किया था? वो है पुर्तगालियों ने। पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लाया, तो वो है पुर्तगाल। मैं फसलों की बात कर लेता हूँ। तो फसलों में तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, आम, ये सभी जो है पुर्तगाल अपने साथ भारत में एक फसल के रूप में उन्होंने यहाँ पर उगाया, और एक नई फसल को उन्होंने भारत में चालू कर दिया। वहीं तीसरा है कि जहाज निर्माण का भी कला उन्होंने भारत को सिखाई। जहाज निर्माण की कला। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, खूब दबा करके किया इन्होंने। प्रथम चर्च इन्होंने बनाया सेंट थॉमस केरल में। प्रथम चर्च भी बनाया ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ। और जो प्रथम चर्च बना था, उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रारंभ भी किया। क्या है? गोथिक स्थापत्य कला, जो कि पूछा जाता है कि जो पुर्तगालियों ने ऐसी कौन सी कला स्थापित की, उसका नाम बताइए, तो वो है आपका गोथिक स्थापत्य कला। किसने की? पुर्तगालियों ने। जो इस पुर्तगाल ने गोथिक स्थापत्य कला से चर्च का निर्माण किया, कहाँ किया? केरल में। क्या नाम था? सेंट थॉमे। उसका पहला पादरी जो था, पादरी या फादर जेवियर थे, फ्रांसिस्को जेवियर। ये सभी बिंदु बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए मैं आगे बढ़ लेता हूँ। आगे है आपका उनका महत्व क्या था। महत्व क्या था? तो पहला सीधा सीधा महत्व है भाई, जब कोई आएगा दूसरे देश में तो या तो व्यापार या कुछ अन्य अपने स्वार्थ के लिए आता है, तो उसने पहले महत्व को अपनाया। भारत में वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। सॉरी, ये पीपीटी जो है ना, ये थोड़ा, चलिए ठीक दोस्तों, ये तो हो गया आपका पुर्तगाल का योगदान। कहाँ पर? भारत में।
अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी डचों की। भारत के पुर्तगाल के बाद में कौन आया, जो कि डच आए। मैं डचों के विस्तार कर लेता हूँ। डच क्या थे कि डच को कहाँ के निवासी थे, ये नीदरलैंड या हॉलैंड। ठीक, अक्टूबर 2019 में नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम छोड़ दिया है। नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम छोड़ दिया है। कब? 2019 में। ठीक, जो डचों का पहला नागरिक था, पहला नागरिक जब भारत में आया वो था आउटमैन। हाउटमैन था और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक, और इन्होंने काफ़ी विस्तार भी किया। डचों ने अपने पड़ोसी देश जो कि इंडोनेशिया, म्यांमार आदि में इन्होंने अच्छा खासा अपना वर्चस्व बना लिया था। मुख्य मुख्यालय इनका कहाँ पर था? इंडोनेशिया में था। भारत में आए ये 1605 ईस्वी में और उन्होंने अपना पहला प्रथम केंद्र जो बनाया वो कहाँ बनाया? मसूलीपट्टनम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेता हूँ। तो इसका महत्व था कि वस्त्र निर्माण, भारत में वस्त्र निर्माण को बढ़ावा दिया है इन्होंने, केंद्र बनाया अपना। किन्होंने? डच में। जो पुर्तगाली थे उन्होंने किसका केंद्र बनाया था? उन्होंने अपने मसालों का व्यापार किया और डचों ने आकर के इसमें वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। अब इन्हों के पतन कैसा हुआ? डच, भाई पुर्तगाल डच का पतन कैसे हुआ? तो वो है आपका बेदरा की लड़ाई। ठीक, बेदरा की लड़ाई 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के साथ में हुई थी। कब हुई थी ये पूछा जाता है कि बेदरा की लड़ाई किन किन देशों के बीच में हुई? तो वो है डच और अंग्रेज, मतलब इंग्लैंड और नीदरलैंड के साथ में। जो डचों की हार हुई उसमें, और अंग्रेज जो था उसकी रॉबर्ट क्लाइव उसकी जीत हुई। ठीक, डचों का ज़्यादा ध्यान दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित मलाया पर स्थित था। वह अपने भारत पर उसका कम ध्यान था। इंडोनेशिया, मलाया जो कि एक द्वीप है ना, उसकी तरफ उनका ज़्यादा विशेष व्यापार करने के लिए ध्यान था। देख लेता हूँ। डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, देखिए वही बात मैं अभी कह रहा हूँ कि भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि में प्रभुत्व स्थापित किया था। और उन्होंने अपने औद्योगिक वेतनभोगी को स्वर्ण पगौड़ा जिसे कहा जाता है, स्वर्ण सिक्कों को स्वर्ण पगौड़ा। ठीक दोस्तों, ये जो सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे उनको वह पगौड़ा के नाम से विख्यात थे। आगे बढ़ लेता हूँ कि अंग्रेज, इनकी बात में जब पुर्तगाली की बात में डच, और डच के बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आए 1608 ईस्वी में और गए कब? 1747 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने ही भारत में राज किया और परेशान भी किया भारत को। इंग्लैंड की कंपनी है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो सबसे पहले भारत आया तो वो है आपका 1599 ईस्वी में मिंडेल हॉल सबसे पहले भारत आया। ओके, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में स्थापना हुई तो 1600 ईस्वी में हुई। तो इंग्लैंड की राजधानी उस समय कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जब बनी थी तो उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो महारानी एलिजाबेथ थी। और भारत की बात कर लेता हूँ तो उस समय अकबर थे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेता हूँ। यह एक निजी कंपनी थी। ठीक, प्रथम गवर्नर इसका स्मिथ था वहाँ पर। 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने पूर्व से 15 वर्षों के लिए इसका एक चार्टर एक्ट बनाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाएगी वो 15 वर्षों के लिए ओनली, और केवल 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करेगी। जब 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम राजा बने तो उन्होंने 1619 में एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बना दिया। देखिए समझिए, एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए और जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए उसको कंपनी को मान्यता दे दी कि भारत में आप अनिश्चित काल के लिए व्यापार करिएगा। ठीक, व्यापार में 24 निदेशक मंडल थे संचालन के लिए। चलिए आगे बढ़ लेता हूँ। जब कंपनी आई भारत तो कंपनी ने सबसे पहले 1600
98 ईस्वी में बंगाल के 3 गांव, कौन कौन? बंगाल के 3 गांव पूछा जाता है, कालीकट, सुल्तानती और गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर के किसकी स्थापना की? तो उन्होंने एक कलकत्ता कलकत्ता बनाया। कलकत्ता बनाया किसको? कालीकट, सुल्तानाती और गोविंदपुर को। और इस कलकत्ता बनाने का श्रेय किसको जाता है? जॉब चारनाक को। इस जॉब चारनाक के कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की। और यहाँ पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना कौन करता है? चारनाक। पूछा जाता है क्या कि कलकत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? वो है जॉब चारनाक को। ठीक, चलिए अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में विस्तार कैसे किया, मैं उसकी एक तरफ आपको कहानी के माध्यम से बताता रहूँ। चलिए, 1717 में जब फर्रुखसियर आया, राजा बना, मुगल शासक बना ये, तो उसने एक शाही फरमान जारी किया। तो शाही फरमान उसने किस बेस पर जारी किया? तो देखिए, एक कहानी है उसकी छोटी सी। जब फर्रुखसियर राजा बनता है तो वह बहुत ही बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ा तो उसका कोई इलाज नहीं था। जब इलाज नहीं था तो अंग्रेजी डॉक्टर हैमिल्टन और उसके साथ में सरमन मिशन आया। हैमिल्टन और सरमन मिशन जब आए, फर्रुखसियर से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपका इलाज करूंगा, मैं आपको सही करूंगा। तो फर्रुखसियर कहता है ठीक है, तो आप हमें ठीक कर दीजिएगा। तो फर्रुखसियर ठीक हो जाता है डॉक्टर हैमिल्टन के इलाज से। जब वो ठीक हो जाता है तो कहता है कि मांगो, क्या मांगते हो? तो जो सरमन मिशन था उसने एक चाल चली, उसने कहा कि हमें बंगाल और सूरत, बम्बई पर कुछ ऐसा कर दो कि जिससे कि हम अपना व्यापार कर सकें। तो फर्रुखसियर ने कहा, मुगल शासक ने कहा ठीक है। उसने कहा कि तुम 3,000 रुपये बंगाल से प्रति वर्ष हमें देते रहना और बिना करके आयात और निर्यात करिएगा। यही काम उसने सूरत में किया कि 10,000 रुपये आप हमको देते रहिएगा और बिना करके आयात और निर्यात करिएगा। तीसरा था, उसने बम्बई में कंपनी के द्वारा ढाले गए सिक्कों का पूरे मुगल साम्राज्य में चलन कर देना। देखिए, उनकी 3 मांगें बहुत ही इंपॉर्टेंट थीं। किनकी? जब फर्रुखसियर ठीक हो जाता है तो सरमन मिशन कहता है डॉक्टर हैमिल्टन के माध्यम से कि हमारी 3 मांगें कर दीजिएगा महाराज, हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ऐसा कर दीजिए जिससे कि मैं आपके देश में ठहर सकूं। तो ठहरने के लिए उन्होंने कहा कि बंगाल में आप 3,000 रुपये देते रहिएगा प्रतिवर्ष, जिसे शाही फरमान कहते हैं, जिसे कंपनी के द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या? कि बंगाल में 3,000 रुपये प्रतिवर्ष और सूरत में 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देते रहिएगा और व्यापार खुलेआम करिएगा। और बंबई में जो मैं सिक्के ढालूंगा, सोने के सिक्के ढालूंगा, मैं पूरे साम्राज्य जो कि मुगल साम्राज्य था उसमें चलन कर दीजिएगा, मुझे आज्ञा दे दीजिएगा। तो फर्रुखसियर कहता है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं कर देता हूं। तो फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी कर दिया। किसके माध्यम से? जब वह ठीक हो गया। और एक उसने कहा स्वर्ण फरमान जारी किया था गोलकुंडा में स्वर्ण फरमान जारी किया था। शाही फरमान कहाँ जारी किया? तो उसने किया कहाँ पर? बंगाल में और गुजरात में, मतलब सूरत में। और जो स्वर्ण फरमान था वो गोलकुंडा में 50 पगौड़ा कब? ये 1632 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, चलिए, ये तो हो गया उत्तर भारत की बात। जब दक्षिण भारत में इसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया? 1639 ईस्वी में, कब की बात है? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा, कौन? फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि दक्षिणी व्यापार केंद्र था, ठीक, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से
कैथरीन का क्या नाम था? ब्रिगेंजा। ब्रिगेंजा क्या नाम था? ब्रिगेंजा। समझ लीजिएगा, ब्रिटेन का जो राजकुमार था चार्ल्स प्रथम, और पुर्तगाली राजकुमारी जो कि कैथरीन थी, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो क्या किया पुर्तगालों ने? ब्रिटेन को, अर्थात ब्रिटेन के राजा को, जो जेम्स प्रथम थे, जेम्स प्रथम, उनको बम्बई को दहेज में दे दिया। किसको? बम्बई को दहेज में दे दिया। समझते चलिएगा, किसने? पुर्तगाली राजा ने अपनी पुत्री, अपनी राजकुमारी का विवाह, राजकुमारी कौन थी? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा ने, ब्रिगेंजा की शादी जब ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम के साथ कर दी तो उन्होंने बम्बई को दहेज में दिया। जब बम्बई को दहेज में दिया तो जेम्स प्रथम ने क्या किया? उस बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में किराए पर दे दिया। समझिएगा कि जब 10 पाउंड में किराए पर बम्बई को दे दिया, कब दिया? 1668 ईस्वी में। किसने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बम्बई की स्थापना किसने की? तो वो है आपका अंगियार, गेराल्ड अंगियार इसके स्थापक बनते हैं, संस्थापक बनते हैं। किसके? बम्बई के। दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके कि कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता की स्थापना दोस्तों किसने की? वो है आपके जॉब चार्नक। और बम्बई की स्थापना अंगियर ने की। ठीक। और इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो उन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत को अपनी व्यापारिक कोठी का मुख्य केंद्र बनाया था, तो वो अब उन्होंने कहाँ पर बना दिया? किसने? कहाँ पर? बम्बई में। दोस्तों बम्बई में जब कब बनाया? 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कारोबार सारा जो भी था वो बम्बई में स्थापित कर दिया। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो बैंकों का, केंद्रों का जो विकास हुआ है, केंद्रों का विकास, मुगल बादशाह उत्तर भारत में उन्होंने कहाँ किया? तो उत्तर भारत में जहांगीर के काल में 1605 ईस्वी में आया था। 1605 ईस्वी में कौन आया? तो कैप्टन हॉकिंस आया तो था। कैप्टन हॉकिंस जो है आया तो था अकबर के दरबार के लिए, लेकिन जब तक वह भारत पहुंचा तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, और उसकी मृत्यु के बाद में उसका बेटा जहांगीर मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, मतलब मुगल साम्राज्य का राजा बना। तो हॉकिंस आता है और वह तुर्की में संवाद करता है। किससे? जहांगीर से। जहांगीर बहुत खुश होता है कि अरे वाह, ये तो तुर्की में संवाद कर रहा है, हमसे वार्तालाप जो तुर्की में कर रहा है। तो क्या हुआ कि जहांगीर ने उसको खुश होकर के 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी। पूछा जाता है कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने का मनसब और कौन सी उपाधि धारण की? तो 400 का मनसब और इंग्लिश खां उसको पुकारा, या इंग्लिश खां की उसको उपाधि थी। 1611 और 1612 ईस्वी में कप्तान बेस्ट और मिडलेटन ने, देखिए एक आगे है, जब इसको जहांगीर से इसने रिक्वेस्ट की, किसने? हॉकिंस ने, कि हमें कुछ व्यापार करने के लिए जगह दे दो। तो जगह के लिए क्या हुआ? तो उसने कहा ठीक है, ले लो जगह। तो जो अंग्रेज कैप्टन था मिडलेटन ने पुर्तगाली सब्बाली को हरा दिया। कब हराया? 1611 ईस्वी में। इससे जहांगीर खुश हुआ। पुर्तगाल को हराने का मतलब था कि पुर्तगाल जो था एक मुगल साम्राज्य के लिए दुखदाई बनता चला जा रहा था। उसका कारण सुन लेते हैं कि जब जहांगीर समुद्र में अपना व्यापार करने के लिए जाते थे तो पुर्तगाली मुगल साम्राज्य से कर वसूल करते थे। कौन? पुर्तगाली। तो यह काम जहांगीर को पसंद नहीं आई, ना ही अकबर को पसंद आती थी। तो जहांगीर ने उनको हराने के लिए एक ही उपाय सोचा कि क्यों ना हम अंग्रेजी सेना को उनके आगे खड़ा कर दें। तो अंग्रेजी सेना, अर्थात जो उसका कैप्टन था मिडलेटन ने, पुर्तगाली कैप्टन शब्बाली को हरा दिया।
जब हरा दिया तो जहांगीर बहुत खुश हुआ। तो जब जहांगीर खुश हुआ तो जहांगीर ने क्या किया कि कहो भाई क्या मांगते हो, अंग्रेजों से कहा। तो अंग्रेज ने कहा कि हमें कुछ व्यापार करने के लिए ऐसी जगह दे दो जिससे कि मैं अपना व्यापार के लिए कोठी बना सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले सूरत में अपनी कोठी 1613 ईस्वी में, जो कि स्थायी रूप से, देखिए अभी मैंने बताया था एक अस्थायी थी एक स्थायी थी, जो अस्थायी थी वो थी 1611 ईस्वी में, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में, और ये हो गई स्थायी, ये हो गई स्थायी। और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चलिए आगे बढ़ लेता हूँ। इसके बाद में आता है टॉमस रो। पहले आया कौन, हॉकिंस, हॉकिंस। दूसरा आया टॉमस रो। हॉकिंस कब आया, 1608 में। हॉकिंस आया, अरे टॉमस आया 1615 में। ये आया जो कि जेम्स, मतलब राजा, ईस्ट जो ब्रिटेन का राजा था उसका राजदूत था, और मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति मांगी। ये भी आता है और अनुमति मांगता है। इसके बाद में औरंगजेब के काल में कौन आया, प्रथम फैक्ट्री उन्होंने हुगली में बनाई, और हुगली को शाह सूजा द्वारा, भाई मैंने अभी कहा है कि जो पीछे बताया मैंने, व्यापारिक अनुमति, व्यापारिक अनुमति 3000 रुपये में वार्षिक दिया गया। चल लेते हैं आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब जो मुगल बादशाह था, जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद में जब औरंगजेब बनता है मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह, तब उसने क्या किया, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों से छीन लिया जो उन्होंने पहली कोठी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो होगी कहानी किसकी, अंग्रेजों की। अब मैं किसकी किसकी डिफाइन कर चुका हूँ। पहले तो मैंने पुर्तगाल को डिफाइन किया, इसके बाद मैंने डच को, फिर इसके बाद में अंग्रेज को। अब मैं बात कर लेता हूँ डेनिश को। मेरे प्यारे मित्रों, डेनिश को मैं एक बार देख लेता हूँ। डेनिश की कंपनी कौन थी, डेनमार्क की कंपनी थी। ये 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पर खोली, त्रिकोम्बर, तमिलनाडु में। 1620 ईस्वी में द्वितीय फैक्ट्री उन्होंने श्रीरामपुर बंगाल में खोली, जो कि 1676 ईस्वी में। और ये 1845 में अंग्रेजों को अपनी सभी फैक्ट्रियां बेच करके अपने देश वापस चले गए। तो इनका ज़्यादा महत्व तो नहीं है, बस इनका क्रम याद रखना है कि इनको, बस आपको ज़्यादा फोकस करना है किस पर, पुर्तगाली और अंग्रेजों पर। चलिए डेनिश के बाद आते हैं फ्रांसीसी। मैं फ्रांसीसी की भी बात कर लेता हूँ। फ्रांसीसी कंपनी सबसे अंत में आई, कब आई, 1664 ईस्वी में। इस कंपनी का नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेस। ये कंपनी का नाम था जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। उस समय कंपनी के राजा कौन थे, वो थे आपके लुई 14वें, और वित्त मंत्री कौन थे, कोलबर्ट। पूर्णतया सरकारी कंपनी थी, यह एक पूर्णतया सरकारी कंपनी थी। देखिए दोस्तों, मैंने एक एक करके डिफाइन कर लिया है कि पहले पुर्तगाली के बाद डचों के बाद में अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद में डेनिश, और डेनिश के बाद में दोस्तों फ्रांसीसी भारत में आए, और उन्होंने किस तरीके से अपने व्यापार को अंजाम दिया और भारत में एक अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें से इंपॉर्टेंट है कौन सा, अंग्रेज। चलिए ये तो हो गया भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मैं कल इसी क्रम में इसके आगे जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत को एक उपनिवेश देश में बदल दिया। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल इसी के आगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सब्सक्राइब, फिर शेयर और लाइक अवश्य कर दें। आप सभी लोग, ये एनसीईआरटी का बेस है, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका शायद हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए स्किप ना करें और कंटिन्यूटी बनाए रहें।
सभी मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद।